हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या कंप्लीट किया था। हम लोग ने सम ऑफ टर्म्स ऑफ एंड टर्म्स ऑफ जीपी को कंप्लीट किया था। मतलब जितने भी टर्म्स होंगे जीपी में उनको कैसे किस तरीके से ऐड करा और कैसा फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले के ऊपर बेस हम लोग ने पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। वहां पे हम लोग ने टीएन को भी इस्तेमाल किया, एसएन को भी इस्तेमाल किया, किसके केस में, जीपी के केस में। और एक और चीज का इस्तेमाल किया था, अगर हम लोग को एस एन दिया हुआ और एस एन -1 दिया हुआ है तो उसके हेल्प से अपन टीएन किस तरीके से फाइंड आउट करते थे वो भी हम लोग ने देख लिया हुआ है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो आज का जो वीडियो है यहाँ पर हम लोग देखने वाले सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म टू जीपी। मतलब इनफाइनाइट टर्म जो भी जीपी में दे रहेगा ना, उसका हम लोग क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, और किस तरीके से फाइंड करना है वो आज हम लोग देखने वाला है। तो यहाँ पे दो कंडीशन को हम लोग समझेंगे। तो उन सारे कंडीशन को और उसके ऊपर बेस क्वेश्चन यानी 2.3 के ऊपर बेस जो क्वेश्चन है, अगर उसे आपको समझना है तो बने वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मेरा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ तो यहाँ पे जाके सिर्फ 97_मंसूरी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जेआर कॉलेज को सब्सक्राइब नहीं, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि इन सारी चीजों के बारे में उनको पता चले किस तरीके से मैथ्स को आसानी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज का, और 11 का चैप्टर है दोस्तों। सीक्वेंस एंड सीरीज में अपन देख रहे हैं सीक्वेंस नंबर 2.3 देखने वाले हैं। और क्वेश्चन कहां से कहां तक, 1 से लेकर 4 तक देखेंगे। छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो होने वाला है, ज्यादा लेंथी नहीं करने वाला इस वीडियो को, और बड़े ही प्यार से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व भी कर लेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। मतलब इसके जस्ट पहले वाला स्टेप, अगर आपको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी को समझना है तो उसके पहले सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी को समझना पड़ेगा। तो उसका कुछ फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय आर रेज टू एन और -1 अपॉन r-1, इस तरीके से फॉर्मूला। लेकिन कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ r जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्या चाहिए, r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, उसी के साथ अगर मॉड ऑफ r की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, क्या बोल रहा हूं मैं, मॉड ऑफ r मींस क्या, अगर समझ लो मुझे -2 मिल रहा है r की वैल्यू और उसकी वैल्यू लेस देन 1 है, तो अपन कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, क्या 1 - r रेज़ टू n अपॉन 1 - r। इस तरीके से अपन इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हैं। फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ओके, आसान है दोस्तों। तो जब भी हम लोग को r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दी, मान लेते 2 दी हुई है, ठीक है, क्या दी हुई है, 2, तो 2 का अगर समझ लो n की वैल्यू में 2 पुट करता हूं। सबसे पहले n की वैल्यू में क्या पुट कर रहा हूं, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, r रेज़ टू n का वैल्यू क्या आने वाला, देखो ध्यान दो, 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 4, तो वैल्यू बढ़ गई। उसी के साथ में अगर 2 के n की वैल्यू सपोज मैं लेता हूं 3 लेता हूं तो क्या हो जाएगा 8। इसी तरीके से मैं अगर n की वैल्यू 10 ले लेता हूं 10, तो कितना हो जाएगा 1024। अगर समझ लो मैं 1000 ले लेता हूं तो वैसे बढ़ता चला जाएगा और ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो बहुत बड़ी वैल्यू में से अगर 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो मैं समझ लो कि हमारी वैल्यू ये है, बहुत बड़ी सी वैल्यू है, इतनी बड़ी सी वैल्यू है जिसमें से मैं 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वेयर एज अगर ये कंडीशन लेंगे, जब r मॉड ऑफ r की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 1, मानेगी 1 किससे छोटी रहेगी। एग्जांपल लेते हैं, r की वैल्यू में कंसीडर करता हूं 0.1। अब मैं n की वैल्यू एक बार 2 पुट करूंगा, n की वैल्यू 2 के बाद 3, n की वैल्यू 4 पुट करूंगा और चेक करूंगा, और n की वैल्यू 5 पुट करूंगा। तो सबसे पहले r रेज़ टू n निकल रहे हैं, तो r की वैल्यू क्या, 0.1, इसकी वैल्यू कितनी है, 2, तो 0.01 हो जाएगा। उसी तरीके से r n फाइंड करें, जहां पे हमारा 0.1 है r और इसकी वैल्यू कितनी है, 3, तो कितना जगह 0.001 हो जाएगा। उसी तरीके से r रेज़ टू 4 निकालते हैं, r रेज़ टू n की जगह पे अपन n की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं, 4 पुट करेंगे, तो ये वैल्यू कितना जगह 0.0001, 3 0 के बाद 1। r रेज़ टू n निकालेंगे, जब n की वैल्यू 5 है तो 0.1 रेज़ टू 5 है, तो कितना जगह 0.00001। ठीक है, अब समझ लो कि मैंने बहुत बड़ी वैल्यू ले ली, n इज इक्वल टू, मान लो मैंने क्या ले लिया, अब 1000 ले लिया है। अब ये भी ज्यादा बड़ी वैल्यू है नहीं, लेकिन फिर अपन एक बड़ी मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 0.0000, इतने टाइम 0 हो जाएगा, कि वो जो वैल्यू है ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा। अब बताओ इतनी 0.00000 बार, समझ लो मैंने 0 लिख दिया और लास्ट में मैंने 1 लिख दिया, तो उसकी क्या वैल्यू है, कुछ हैसियत रह जाएगी, ऑब्वियसली नहीं रह जाएगी। तो वो क्या होता है, टेंड्स टू 0 हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। तो अगर इस फॉर्मूले में अगर मैं देखो ये r रेज़ टू n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो इस फॉर्मूले में अगर r रेज़ टू n की वैल्यू अगर 0 हो जा रही है, यहां पर मैं 0 पुट करके देखता हूं, r रेज़ टू n की वैल्यू 0 ना कि r की वैल्यू 0 हो रही है, तो r में वैसे तो फिलहाल के लिए r की वैल्यू पुट नहीं करता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा a वैसे की वैसे 1 - 0 कितना होता है, 1, तो 1 अपॉन 1 - r, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, a अपॉन 1 - r। तो ऐसा कंडीशन जहां पे हम लोग को n की वैल्यू इंफिनिटी दी हुई, मतलब n की वैल्यू हमको पता नहीं है, बहुत इंफिनिटी, बहुत लंबा चेन है, और जहां पे मॉड ऑफ r की वैल्यू लेस देन 1 है,
तो उस केस में हमारा Sn का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। तो इस फॉर्मूले को मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है किस तरीके से। तो जहां पर भी n टर्म का हम लोग को सम फाइंड करना होता है, जहां पे n की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी होती है, वहां पे फॉर्मूला होता है किसका, जो टर्म्स होते हैं उनका एडिशन यानी सम, वो क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस आर। कंडीशन क्या है दोस्तों, मॉड ऑफ r शुड बी लेस देन 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर ये मिस कर गए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है और ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। अगर ये क्लियर तो अपन एक्सरसाइज पे फटाफट से बढ़ सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कीजिए एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 चेक करते हैं सबसे पहले इसको। ठीक है, क्या चेक करना है मैं बताता हूं। डिटरमाइन वेदर द सम ऑफ द इनफिनिट टर्म ऑफ जीपी एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो फाइंड करना है हमें सम। सबसे पहले हम लोग को पता है आर की, ये जीपी में हमें बोल दिया हुआ है, तो आर क्या होता है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2। 2 1 जा 2 2 जा, कितना बच गया, ऊपर 1/2 बच गया। तो r की वैल्यू 1/2 है। 1/2 क्या है मेरा, लेस देन 1 है। दैट इज मॉड ऑफ r की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। समझ में आ गया। जब ये मॉड ऑफ r की वैल्यू लेस देन 1 होगी, क्या होगी, मॉड ऑफ r की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तब वो क्या होगा, इस चीज पे ध्यान देना, ये इधर पे ये नहीं लिखते, यहां पे लिखते हैं। तो मॉड ऑफ r की वैल्यू जब भी लेस देन 1 होगी, मतलब क्या होता है, सम ऑफ इनफिनिट टर्म एग्जिस्ट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म एग्जिस्ट। ठीक है, अब एग्जिस्ट करता है, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यूजिंग क्या लिखेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर। तो हम लोग को r मिल गया, यहां पर a कितना हो जाएगा, 1/2। पुट करते हैं फटाफट से, तो 1/2 माइनस r की वैल्यू कितनी है, अगेन 1/2। ठीक है, अब देखो 2 1 जा 2, ऊपर पे वैसे ही रख रहा हूं, 2 1 जा 2 माइनस 1/2, बेस को सॉल्व कर रहा हूं। 1/2 2 माइनस 1 1, 1/2 2 2 कैंसिल, कितना आ गया 1/1, दैट इज इक्वल टू 1। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ हुआ। 1/4 यहां से 2 2 कैंसिल, यहां पे क्या बच गया 1/2, तो r की वैल्यू 1/2 आ गई। उसी के साथ यहां पर हमारे एक की वैल्यू भी चेक कर ली, तो 1/2 आ गई, राइट है यहां तक, ओके। ऊपर आ गया 1/2, नीचे कितना आ गया 1 माइनस 1/2, परफेक्ट है। r की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट की, a की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट की। पेज को सेम बनाने के लिए आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1, और 1/2 यहां पर मिल गया। ये 2 कैंसिल, 1/1 दैट इज इक्वल टू 1, और यही हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। ठीक है, ये बहुत इजी सा फंडा था, ये आपको होप समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, अगर इसको आपको समझना है तो एग्जांपल देके मैं आप लोग को बता सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल को मैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ जा रहा हूँ। तो मान लो मैंने पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहले इस 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और 2 पार्ट, अभी इसको 1 ही रखता हूँ, इसको 2 और पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको वैसे रखता हूँ, इसको 2 और पार्ट में डिवाइड करता हूँ। अब इसको मैं वैसे रखता हूँ, इसको 2 और पार्ट में डिवाइड करता हूँ। अब ये लटम को वैसे रखता हूँ, इसको 2 और पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ऐसे करते करते मैं चला जाऊंगा ना दोस्तों, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन मैं जब सबको ऐड करूंगा, देखो ये 1 है तो ये क्या 1/2 है। ठीक है, ये क्या है 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/4, ये इसका भी हाफ तो 1/8, ये इसका भी हाफ 1/16, ये इसका भी हाफ 1/32, और ये इसका भी हाफ 1/32, 1/64 हो जाएगा। ऐसे करते करते जब मैं इनफिनिट टर्म को जब सबको ऐड करूंगा तो ये मेरे को पूरा का पूरा रेक्टेंगल ही देगा, यानी कि 1 पार्ट इक्वल टू 2। समझ में आ गया, ये पूरा का पूरा जोड़ेंगे तो पूरा मेरे को 1 ही मिलेगा। देखो कैसे, अगर मैं सबको ऐड करता हूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल था जिसको मैंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, पहला 1 दूसरा 1। अब पहले 1 को मैं केप कर रहा वैसे के वैसे, अब उसको मैं डिवाइड करते 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 कहां पे जाऊंगा, इंफिनिटी तक जाऊंगा। तो जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो इसका समेशन 1 आएगा, और ये तो पहले से 1 है, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो यही होता है सम ऑफ इनफिनिट टर्म। लेकिन कंडीशन है कि यहां पर ऐसी है कि यहां पर जो रेशो है ना, मॉड ऑफ r यानी कॉमन रेशो का जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। तो अभी सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, सेम वे में सॉल्व करना है दोस्तों, ध्यान देना। हम लोग को a दिया हुआ है 2, r निकालते हैं। r क्या होता है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ गया 2/3। अब यहां पर हम लोग क्या समझ में, मॉड ऑफ r की वैल्यू देखो 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना का 0.6666 आता चला जाएगा, इन लेस देन 1। अब यहां पे देयरफॉर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म एग्जिस्ट, sum of infinite term exists, therefore sum of infinite terms is equals to a upon 1 minus r। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2,
1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 2/3। सॉल्व करो, यहाँ पर बेस को सेम करते, ऊपर वाले को वैसे ही रख रहा हूं फिलहाल। देखो यहाँ पर बेस को सेम कैसे किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल सा 3 1 जा 3 माइनस 2/3। यहाँ पे करता हूं 2 एज इट इज, 3 माइनस 1 कितना था 1/3। अब ये 3 सीधा ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट 6। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म करेंगे तो कितना मिलेगा 6 मिल जाएगा। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था और आपने इसको फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग और भी क्वेश्चंस लेने हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको फाइंड आउट करते हैं। हमें ए की वैल्यू दी 1/5, आर निकालते हैं हम लोग। आर कैसे मिलेगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी 2/5 डिवाइडेड बाय 1/5। ये 5 चलेगा, यहाँ पर कितना मिल गया -2। मॉड ऑफ आर निकालो, कितना होता है मॉड ऑफ -2, कितना हो जाएगा 2। अब जरा गौर किया जाए तो ये किससे लेस देन 1 है, जब भी लेस देन 1 होगा देयरफॉर क्या सम ऑफ ये लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है दोस्तों, ग्रेटर देन 1 है। 2 क्या होता है 1 से बड़ा होता है, जब भी ग्रेटर देन 1 होगा तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म डज नॉट एग्जिस्ट। इजी था क्वेश्चन दोस्तों, बड़ा ही आसान सा फंडा था दोस्तों, कैसे करना समझ में आ गया होगा। अब 2 क्वेश्चन यानी थर्ड और फिफ्थ मैंने आप लोग के लिए होमवर्क ले रखा है, बस छोटे से 2 क्वेश्चन दिए हुए, ये आप लोग ट्राई करिए और आसान तरीके से आपका इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो दोनों देखो, एक क्वेश्चन इसको ध्यान दे देते हैं, ये तो देखो गौर करोगे तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा। ये क्या आ जाएगा 1/-3 -1/3। रैशो लेंगे तो ए की वैल्यू कितनी की -3 और आर की वैल्यू कितनी की -1/3। मॉड ऑफ आर लेंगे तो 1/3 कितना होता है 0.3333 होता है, यानी कि आर की वैल्यू लेस देन 1 हो गई। लेस देन 1 माने कि एग्जिस्ट करेगा तो वैल्यू पुट करो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इसको देखो, ये क्या दिया हुआ था हम लोग को 9, 9.8, 7.29 और ऐसे करते करते हम लोग को दिया हुआ। लेकिन जब हम लोग इसको गौर करेंगे तो 9 को मैं 9 लिख सकता हूं, 8.1 को 81/10 और 729 को 729/100। अब जब इनका रेशो लूंगा तो चेक करूंगा, हाँ यस लेस देन 1 आ रहा है क्या, चेक करके देखेंगे। सबसे पहले चेक करने के बाद फिर देखेंगे हाँ लेस देन 1 आ रहा है, मॉड ऑफ आर की वैल्यू यानी कि एग्जिस्ट करता है। अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन होमवर्क में रखे, ये आप लोग सिंप्लीफाई करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एज अ रैशनल नंबर। अब देखो इसका सिंपल सा आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। डेसिमल नंबर जब भी अपने को दिया होता है, जब रिकरिंग होता है मतलब रिपीट होता रहता है, तो उसको किस तरीके से हम लोग अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होता है दोस्तों। यहाँ पर कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है 77777 रिपीट हो रहा है। अब इसको किस तरीके से लिखना है, इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है 7/9। ये आप लोग ने किया हुआ है। इसको सबसे पहले 9 साइड नंबर क्या कंसीडर करते थे, एक्स कंसीडर करते थे और उसके बाद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते थे। अगर एग्जाम में आपको स्पेसिफाई नहीं किया बाय यूजिंग जीपी, तो आप डायरेक्टली इस्तेमाल करके डायरेक्टली अपना 9 साइड का फंडा भी डाल सकते हैं। लेकिन अभी अपन थोड़े से बड़े हो गए, इसको इस्तेमाल करेंगे। इसमें इस्तेमाल करने वाले अपन जीपी का फॉर्मूला कैसे देखते हैं, तो 0.7 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 0.7 का बार जो है इसे लिख सकता हूँ 0.7777 कितने तक, इनफाइनाइट टर्म तक। तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो 0.7, ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं, प्लस 0.07 प्लस 0.007 प्लस 0.307। अब जब सबको ऐड करूंगा, देखो ऐड करते हुए जाऊंगा तो मेरे को यही मिलता चला जाएगा। तो इस तरीके से मैं कहां तक ऐड करूंगा, इनफिनिटी तक। अब इसको मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में इस तरह लिख रहा था कि ताकि आपको समझ में आए कि जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मुझे यही मिलने वाला है। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल ना लिखते हुए, वैसे मैं सॉरी वर्टिकल में ना लिखते हुए मैं इसको हॉरिजॉन्टल में लिख देता हूं। एक ही बात है दोस्तों, इसको मैं यहां पे कर देता हूं और इसको मैं उठा के यहां पे रख देता हूं। जगह है क्या, ठीक है, जगह नहीं है तो नीचे रख देते, कोई बात नहीं है। और ये डॉट को मैं गायब कर देता हूं यहां से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे डॉट 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 आ जाएगा। अब जरा गौर किया जाए कि जीपी में क्या नहीं, अपन चेक करते हैं। अगर जीपी में होगा तो अपन चेक करेंगे आर की वैल्यू, और आर की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे, उसके हिसाब से अपन फॉर्मुला डालेंगे। अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो एग्जिस्ट करता है, ग्रेटर देन 1 आ रही है तो नहीं एग्जिस्ट करता। वो फॉर्मुला का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है। तो कंपेयर करेंगे फॉर ए सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है 0.7, 0.07, 0.007, 0.0007, टिम्बर 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 डॉट 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 डॉट। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 0.7, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ गई 0.07, ठीक है। आर की वैल्यू 0.07 नहीं है, सॉरी, आर की वैल्यू आ जाएगी 0.07 डिवाइडेड बाय 0.7। ऊपर नीचे अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या जाएगा 7 अपॉन, देखो एक सेकेंड ना, 7 अपॉन कितना हो जाएगा 70, 7 10 कितना आ गया 1/10, 1/10 यानी कितना 0.1। देयरफॉर मॉड ऑफ आर की वैल्यू क्या है लेस देन 1 है।
अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे हमारा सिंपल सा फॉर्मूला। जरा मैं यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ, इसको जरा सा साइड में लेके यहीं पे सॉल्व करता हूँ। देखो कैसे करूंगा, यहाँ पे करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.7 एंड आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमारे पास 1/10, तो 1 माइनस 1/10। ठीक है, 10 1 = 10 माइनस 1 अपॉन 0.7। 10 माइनस 1 कितना होता है 9। अब देखो 10 माइनस 1 कितना होता है 9। एक सेकंड कुछ छूट गया क्या, हाँ बिल्कुल छूट गया, यहाँ पर अपॉन में 10 छूट गया, तो ये हो जाएगा 9/10। डन यहाँ तक। अब 10 ऊपर चला जाएगा तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 9, यानी कि 0.7 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना, 7/9। इस तरीके से हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी आ गया, और यही हमारा राशनल नंबर में अपन ने इसको एक्सप्रेस भी कर दिया। बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। अब सेम क्वेश्चन इसको भी इसी तरीके से करना है। देखो ध्यान देना, हमें क्या दिया, 2.4 बार दिया हुआ है, इसको मैं 2 + 0.4 बार भी लिख सकता हूं, चलेगा। 2 को मैंने पहले ही अलग कर दिया। अब ध्यान देना, 0.4 बार को 0.4 + 0.04 + 0.004 प्लस डॉट 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 करके लिख सकता हूं। समझ में आ गया। अब फॉर सीक्वेंस कौन सा हमारा, अब देखो 2 सीक्वेंस में तो कंसिडर नहीं करेंगे, 0.4, 0.04, 0.004 डॉट डॉट डॉट। ए की वैल्यू कितनी है 0.4, आर की वैल्यू निकालते हैं, आर कितना हो जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाय 0.4। ऊपर नीचे अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये क्या जाएगा 4/40, 4 1 = 10 = कितना आ गया 1/10। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, आर की वैल्यू आ गया 1/10। 1/10 यानी कितना 0.1, देयरफॉर मॉड ऑफ आर जो है वो लेस देन 1 है। जब भी लेस देन 1 होता है मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म एग्जिस्ट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट। जब एग्जिस्ट करता है तो फॉर्मूला डाल देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला डालेंगे और इसी में डालेंगे। तो 2.4 बार को अपन 2 को वैसे रखते हैं, प्लस यहां पर a की वैल्यू हमारे पास है, r की वैल्यू, तो फॉर्मूला डालो a/1 माइनस r, तो 2 वैसे रहेगा। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है a की वैल्यू है 0.4/1 माइनस r की वैल्यू कितनी 1/10। सिंपल है। तो देखो यहाँ पर 2 को वैसे रखता हूं, प्लस 10, इसको सिंपल सा आप लोग ना 1/10 को अपन ऐसे भी लिख सकते हो, क्या 1/10 को अपन 0.1 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0.1। अब 1 में से जब 0.1 जाता है तो कितना बचता है 0.9, 0.4/0.9। दोनों में से ऊपर का पॉइंट गायब करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली 4/9। तो यहाँ पर क्या बच गया 2 + 4/9। बेस सेम नहीं, बेस को सेम करेंगे, 2 9 = 18, 18 + 4 कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 9 = 18, 18 + 4 22/9। 2.4 बार को अपन 2.4 बार का अपन क्या लिख सकते हैं 22/9। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2.4 बार, यह परफेक्ट है। यहाँ पर आपको चेक करना है आपका आंसर करेक्ट आया है कि नहीं, तो यहाँ पर मैं चेक करके दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेटर है, 22/9 निकालते हैं, तो 22 डिवाइडेड बाय 9, देखो 2.4444 आ रहा है, तो वही हमारा आंसर है। समझ में किस तरीके से हम लोगों ने परफेक्टली आंसर निकाला हुआ 22/9। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 2 और ऐसे ही क्वेश्चन है, आसान तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है 2.35 बार, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 2.35 बार को वैसे ही रखो, 2.3 को तोड़ दो, और जो रिपीट हो रहा है ना, क्या रिपीट हो रहा है 0.05, तो 0.05 बार को ऐसे लिख दो। 2.3 मेरा आदरीस रहेगा, इसको आप लोग चाहे तो 23/10 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो 23/10 लिखता हूं, प्लस इसको मैं करता हूं सॉल्व, ठीक है जगह 0.05 पहला टर्म, 0.005 दूसरा टर्म, 0.0005 तीसरा टर्म, और इसी तरीके से आता चला जाएगा। समझ में आ गया। अब सीक्वेंस कौन सा, ये तो हमारे लिए सीक्वेंस नहीं, सीक्वेंस ये बनेगा। तो फॉर सीक्वेंस क्या आएगा हमारा 0.5, 0.05, 0.005, इस तरीके से जो हमारा सीक्वेंस आने वाला है, उस सीक्वेंस को हम लोग को डील करना है। ठीक है, अब ये सीक्वेंस जरा गौर किया जाए तो यहाँ पर एक जीरो भूल गया यहाँ पे दोस्तों, हाँ इस सीक्वेंस को गौर किया तो एक ही वैल्यू क्या हो रही है 0.05 हो रही है, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.005/0.05। ठीक है, ध्यान देना, अभी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 1000 से, तो जगह 5 और ये जगह 50, अगेन 5/10, तो कितना आ गया 1/10, यानी 0.1 आ गया। यानी क्या हो गया, तो आर की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1,
देयरफॉर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म एग्जिस्ट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म एग्जिस्ट, ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म एग्जिस्ट। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर 2.35 बार को अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा 23/10 प्लस इस सीक्वेंस के लिए अपन फॉर्मूला डालेंगे a/1 - r। तो 23/10 को मैं वैसे ही रखता हूं, सीक्वेंस को सॉल्व करता हूं। a की वैल्यू कितनी है 0.05 अपॉन r की वैल्यू कितनी है, r कहां गया, r ढूंढो फटाफट से, r की वैल्यू है मेरे पास 0.1, तो 1 - 0.1 इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो 2.35 बार मैं वैसे ही रख रहा हूं, यहां पर 23/10 भी मैं वैसे ही रख रहा हूं, प्लस अब देखो यहां पर ध्यान देना 0.05 और इधर पे क्या आ जाएगा 0.9, तो क्या आ गया 0.05 अपॉन कितना आ गया 0.9। सिंपल सा फंडा है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, देखो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 100 से, और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपल सा क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो 23/10 ये पहला टर्म वैसे के वैसी, प्लस अब यहां पर ध्यान दो ये क्या हो जाएगा 5/90, इसी यहां तक। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाद सिंप्लीफिकेशन, तो 23 को 9 से मल्टीप्लाई करो और 10 को 50 से, तो सिंपल सा आ जाएगा आंसर हमारा क्या, देखो यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो 2.35 बार इक्वल टू, सिर्फ 5 के ऊपर बार है दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ पर सिर्फ 5 के ऊपर बार है, ना कि 3 5 दोनों के ऊपर बार है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब बेस को सेम करने जाऊंगा तो 23 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है, 23 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे 9 2 जा 18 और 2 20, 2070 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2070, राइट है। अब इसको मल्टीप्लाई करो 10 से तो 50, ठीक है, ओके, और होल डिवाइडेड बाय कितना जाएगा 900, ठीक है। अब दोनों को ऐड करते हैं तो कितना जाएगा 2 ऐड करते हैं तो कितना जाएगा 5 to 10 कितना जाएगा 12, तो कितना जाएगा 2120 डिवाइडेड बाय 900, जीरो कैंसिल। अब आप लोग डिवाइड कर सकते हैं सिंपली इसको 2 के टेबल में, तो 2 के टेबल में जब डिवाइड करेंगे तो नीचे आएगा 45 और ऊपर डिवाइड करेंगे तो इधर पे आएगा 1, इधर पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 6। अगेन कोई टेबल में डिवाइड हो रहा है 1 + 6 7 नहीं होता डिवाइड, तो यहाँ तक छोड़ देंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज आप लोग और सिंप्लीफाई करना चाहते तो कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा सिंपल सा 106/45। एक बार चेक कर लो दोस्तों, कोई डाउट रहेगा तो पूछ लो फटाफट से। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है सिंपल सा, देखो एक बार मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो आप लोग को सारा क्वेश्चन दिखाई भी देने लग जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्या था 2.35 बार, तो 2.35 बार में सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, उसको तोड़ा 2.3 प्लस उस 5 बार में। अब देखो यहां पर अपन ने तोड़ने के बाद तो 0.505 था ना, उसको हम लोग ने एक्सपांड किया, सीक्वेंस को कंसीडर किया, सीक्वेंस में ए निकाला, आर निकाला, आर की वैल्यू चेक की, लेस देन 1 है तो इनफिनिट टर्म एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए हमने सिंप्लीफिकेशन किया और यहां पर हमारा 2.35 बार की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, कितना 106/45। इस तरीके से हम लोग को सिंप्लीफाई करना। सेम क्वेश्चन दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, एकदम एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, इसको भी वैसे ही करना होगा आपको। सबसे पहले इसको 51.02 बार है, इसको अपन लिखेंगे 51 प्लस 0.02 का बार। अब इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली एक्सपांड करके लिख सकते हैं, कैसे 51 प्लस 0.202 है ना, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2. अब जब इसको ब्रेक किया जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.02 प्लस 0.002 प्लस 0.0002 ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को कंसीडर करना है, इसमें ए फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, और उसके बाद चेक करना आर की वैल्यू क्या लेस देन 1 है, मॉड ऑफ आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो फर्स्ट फॉर्मूला को डालना और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इतना सा काम अभी इसमें करना है। अभी देखो जैसे 2 क्वेश्चन उधर दिए और 1 क्वेश्चन हाफ आधा मैंने आपको यहाँ पर दिया, तो 3 क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे तो करोगे क्या, तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, बड़ा ही आसान स्टेप पे सेम फंडे को आपको फॉलो करना और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अदरवाइज इस मतलब इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग जिस स्टेप में आप लोग को डाउट आ रहा है मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं 9700 कुछ मंसूरी पे, वहां पे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब फिर आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन लेते हैं फटाफट, मतलब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ द कॉमन रेशो ऑफ द जीपी इज 2/3। हमें एक जीपी बोल दिया हुआ है, जीपी में क्या बोला हुआ है कॉमन रेशो, यानी कि आर की वैल्यू 2/3 दे दी हुई है, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म दे दिया हुआ है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म दे दिया हुआ है, कितना दे दिया हुआ है 12 दे दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड फर्स्ट टर्म, ए फाइंड करना है, फॉर्मूला हमें पता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी क्या होता है a/1 - r। इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 12, a की वैल्यू हमें पता नहीं है 1 - r, r की वैल्यू कितनी 2/3,
अब देखो बेस सेम नहीं तो सबसे पहले बेस को सेम बनाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा ए वैसे के वैसे 3 1 जा 3 माइनस 2/3, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो 1/3 इधर बच गया, तो 12 इज इक्वल्स टू व्हाट a/1 माइनस 3। ये पूरा टर्म डिवाइड में यहाँ पे लेके चले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा पूरा का पूरा टर्म इज इक्वल्स टू a, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 1 जा 4 यानी कि 4। ये फर्स्ट टर्म, तो लास्ट में लिख देना फर्स्ट टर्म इक्वल टू 4। ये आपका सॉल्यूशन आंसर डन यहां तक। अब इसके बाद का क्वेश्चन सेम वे में करना है, वहां पे हमें कुछ और फाइंड करना होगा। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इफ 16 if the first term of the GP is 16 and the sum of the infinity term is 96/17, find the common ratio। क्या फाइंड करना है अपने को, कॉमन रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म दे दिया हुआ a कितना दिया हुआ 16, उसी के साथ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म कितना दिया हुआ 96/17, और साथ ही साथ हम लोग को क्या फाइंड करने बोला, r फाइंड करने बोला। तो वी नो द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, sum of infinite term of GP is given by a/1 minus r। ये हमें दिया हुआ 96/17, ये हमें दिया हुआ a की वैल्यू कितनी दी है 16, 1 माइनस r मेरा वैसे के वैसे। अब क्या करना है, देखो सिंपल सा, इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करें फटाफट से, 17 ऊपर 96 नीचे, 1 माइनस r ऊपर 16 नीचे। अब 16 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 16। दोस्तों गलती से मैंने 17 लिख दिया, 16 मल्टीप्लाई में आएगा, 1 माइनस r वैसे के वैसे, 16 1 जा 16 6 जा, तो 17/6 इज इक्वल्स टू 1 माइनस r। डन यहाँ तक। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 17 वैसे के वैसे, 6 यहाँ पर चला गया 1 माइनस r के पास, 17 वैसे 6 1 जा 6 6r। ठीक है, अब 6r को यहाँ पे लेते हैं, ये 6 को यहाँ पे 17 को यहाँ पे लेते हैं -17, कितना आ जाएगा -11 6r। तो r की वैल्यू कितनी आएगी -11/6। तो लास्ट में लिखेंगे कॉमन रेशो -11/6, थोड़ा आंसर आ गया। तो यही हमारा आंसर, इस तरीके से आपको सॉल्व करना। तो बड़ा ही इजी सा फंडा था, जो आपको दिया वो इसको इंप्लीमेंट करो, फॉर्मूले को डालो और आंसर मिल जाएगा। देखो आसान है, सारे के सारे क्वेश्चन आसान है, आप लोग जब तक सॉल्व नहीं करिए तब तक आपको आएगा नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आज आप लोग को सॉल्व करवाए हुए हैं, प्रैक्टिस करिए, जहां पे भी डाउट आएगा वहां मुझसे पूछिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन क्लियर करके दूंगा। अब जैसे कि मैंने 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हुए हैं, राइट, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सॉल्व करके बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। तो होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आया तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन इसके नीचे जो क्वेश्चन बच गए ना 5, उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।